जय हिंद दोस्तों। हम लोग अभी मनुष्य में पाचन कैसे होती है और किन किन अंगों के माध्यम से उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये आपका जो है हम लोग इससे पहले एक पार्ट बना चुके हैं इसका, ये इसका दूसरा पार्ट है। हम लोग चर्चा कर चुके थे लार ग्रंथिया तक चर्चा कर चुके हैं। उसमें से अगर बात करेंगे अगले वाला भाग, तो मनुष्य के आहार नाल का अगला भाग हो जाता है बाबू ग्रास नली। तो ग्रास नली क्या होती है, इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि जब भी भोजन हम करते हैं तो वो भोजन को मुख में डालते हैं। मुख में डालने के बाद यहाँ पे दांत से उसको जो है महीन किया जाता है, तोड़ा जाता है, सरल पदार्थ में बदला जाता है और फिर लार ग्रंथि और वो जो है उसमें कई सारा एंजाइम लार ग्रंथि के माध्यम से जो है कुछ एंजाइम निकलती है, जैसे टैलिन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और वो लार ग्रंथि उसमें एंजाइम वगैरह छोड़कर जो है उसको महीन मतलब कि मिला देता है, जिस भोजन को आप लोग बोलस कर सकते हो, जो मिला हुआ जो होता है, जो लेयर जिसमें लगा रहता है। अगर बात करेंगे मनुष्य में तो एक दिन में जो है 1.5 लीटर तक लार जो है निकल सकती है। अगर पूरे लार को जमिएगा जितना मुंह में आपको होता है 1.5 लीटर तक हो सकती है आपको। तो ये हो जाएगा जब उसमें लार ग्रंथि में से जो है लार निकल के उसमें भोजन में मिल जाते हैं, तो वो जो है आपको अब भोजन जो है वो लार से सना हुआ जो भोजन होती है वो उसके अगले वाले भाग में आती है। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे ये ट्रैकिया लगी होती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे ये ग्रास नली के जस्ट ऊपर, ग्रास नली की बात करेंगे तो वह वाला पाइप, ये फूड पाइप इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये फूड पाइप के ऊपर वाला भाग में जो है कुछ ग्रंथियाँ अंदर के तरफ, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे सर्किल टाइप में जो है बटे होते हैं, जो डायरेक्ट यहाँ से जो भोजन तेज़ी मात्रा में हम लोग जो भोजन घोंटते हैं तो वो जो है खाना जो घोंटते हैं, घोंटने के बाद वो भोजन काफ़ी तेज़ गति से नीचे आती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या होती है, जब भोजन यहाँ पे आती है तो एक तरंग जो है यहाँ पे उत्पन्न होती है। तरंग क्या होती है, वेव जिसको कहते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ती है, तरंगीय रूप में जो है यहाँ पे एक गति उत्पन्न होती है। भोजन यहाँ पे आने के बाद ये ऑलरेडी यहाँ पे आने के बाद ये कण जो है, ये वाला जो पार्ट्स है, ये तरंगीय रूप में हिलने लगते हैं और ये भोजन जो यहाँ से तेज गति से भोजन जो आता है उसको जो है यहाँ पे धीमा कर देती है और तब जो है उसको आगाड़ी ग्रास नली में पहुँचती है। और ये भोजन को जो है तेज आए हुए भोजन को धीमा करना कर्मानुकूचन कहलाता है दोस्त, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो है भोजन जब तब ग्रास नली में आता है। अब पूरे आहार नाल का मात्र ग्रास नली ही एक ऐसा भाग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। सीधे भोजन जो है आमाशय में ले जाने के लिए वही पाइप का काम करता है, इसीलिए इसको फूड पाइप कहिएगा। चलिए फिर अगला भाग होता है आहार नाल का जस्ट अगला, पहला था मुगवाहा, दूसरा था बाबू ग्रास नली। और हम लार ग्रंथि में एक लार ग्रंथि को पढ़ चुके हैं ग्रंथियों में, अब हम लोग जठर ग्रंथि पे आएंगे। अभी हम लोग आमाशय का बात कर लेते हैं। तो आमाशय में आने के बाद अगला भाग बात कर लेते हैं। तीसरा भाग कौन सा हो गया है, आमाशय। आमाशय जो है मनुष्य में तीन भाग में बटे होते हैं, जिसमें से पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा होती है दोस्त फुंडिक और चौथा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक। तो मनुष्य का आहार नाल 3 भागों में बटे होते हैं। मनुष्य का आमाशय जो है 3 भागों में बटे होते हैं। पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक का, तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक। जिसमें फुंडिक वाले भाग में, यहाँ पे कार्डियक वाले भाग में देख लीजिए HCl की प्रधानता होती है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मौजूद होती है, pH मान 1 के रूप में, pH मान 1 के रूप में जो है मौजूद रहती है। कोई किताब 2 भी लिखता है, लेकिन याद रखिए pH मान 1 के रूप में होता है। pH मान क्या होती है ये किसी दूसरे वीडियो में हम लोग समझेंगे। पावर ऑफ हाइड्रोजन उसका फुल फॉर्म होती है। ये जो केवल इतना ही समझ लीजिए कि ये जो होता है हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक का मान जो होती है उसी को हम लोग pH मान कहते हैं। ऋणात्मक लघु गुणक मतलब लॉग, दैट मीन्स माइनस लॉग कोष्ठ में हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस। तो ये हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को हम लोग क्या कहेंगे, pH मान कहेंगे। ये हम लोग किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो ये होता है किस में पाया जाता है, तो आमाशय के पहली भाग जिसको हम लोग कार्डियक कहते हैं, इसमें HCl की मात्रा होती है। और याद रखिएगा यहाँ पे ये वाली भाग जो HCl वाला जो ये है कार्डियक वाला जो भाग होती है, इसके ये जो परत जहाँ पे है यहाँ पे अम्ल अधिक मात्रा में रहती है। तो आप कह सकते हैं कि ये अम्ल तो थोड़ा सा खतरनाक होती है, तो ये इस परत को जला क्यों नहीं देते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे सलेस्मा जो है, ये जो बना हुआ है, ये कार्डियक का जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग, ये सलेस्मा को बना होता है, सलेस्मा का, जिसको हम लोग कह सकते हैं मुकोसा का बना होता है। जिस वजह से जो है
मुकोसा जो होती है वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय, सॉरी वो होता है क्षारीय, मुकोसा होता है क्षारीय, और ये जो होता है HCl क्या है? अम्लीय। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि अम्ल और क्षार का कहेगा मुख्य गुण कौन कौन सा होता है। तो अम्ल और क्षार का एक प्रमुख गुण जो होती है वो ये होती है कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। क्षार का ही दूसरा नाम भस्म होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि अम्ल क्षार के लिए दुश्मन और क्षार अम्ल के लिए दुश्मन। डेट मीन्स ऐसे समझिए कि हमारे पेट में जो है पहला भाग में कार्य अमाशय के पहले भाग में जो है HCl मौजूद होता है। HCl pH मान 1 के रूप में, जब वो pH मान 1 से जब अधिक हो जाएंगे, जैसे हम लोग तरह तरह के भोजन एक ही साथ खा लेते हैं, इसको तरह तरह के भोजन जैसे बारात उरात में जाते हैं तो कई प्रकार के भोजन रहती है, वो जो हम खा लेते हैं तो खाने के बाद क्या होती है कि उतनी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उससे निकलता है उसको पचाने के लिए। तो pH मान क्या होती है कि 1 से अधिक हो जाती है। जब ये अपेक्षा से अधिक हो जाएंगे तो वो भोजन अपचा हो जाता है, अपच हो जाता है, जिस कारण से जो है हमें शरीर में जो है पेट के अंदर जो है गैस बनने लगती है, और अपेक्षा से अधिक गैस बन जाना पेट में दर्द जो होने लगती है उसी वजह से होती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गई कि अम्ल की मात्रा बढ़ गया है, तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या चाहिए? क्षार चाहिए, मतलब भस्म चाहिए। तो क्योंकि अम्ल का एक मुख्य गुण होता है भस्म, भस्म का क्या गुण होता है? तो अम्ल को उदासीन कर देगा। अम्ल का क्या गुण होता है? तो भस्म को उदासीन कर देगा। तो ये जो बढ़ा हुआ जो अम्ल होता है उसको दूर करने के लिए क्या करती है कि क्षार की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्षार के रूप में जो है याद रखिएगा MgOH का होल 2, इसको हम लोग कहेंगे वो MgOH का होल 2, इसको हम लोग कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है यूज जो है करते हैं इस हाइड्रोक्लोरिक बढ़ा हुआ जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो गैस का रूप ले रखा है, उस गैस को दूर करने के लिए हम लोग जो टैबलेट लेते हैं उसमें भी जो है आपको क्षारीय वाला जो है रसायन जो है ज़्यादा मिला रहता है वो टैबलेट में, कंपोजिशन में देखिएगा। तो अगर बात करेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसमें ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ताकि ये होता है क्षारीय, और जब भी अम्लीय में जाता है तो अम्ल को जो है उदासीन, मतलब उसकी जो मात्रा बढ़ी रहती है उसको कम कर देते हैं। इससे हमें जो है गैस से राहत हो जाती है और दर्द उर्द जो है परेशान जो होते हैं वो ठीक हो जाती है। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को वर्तमान अगर बात किया जाए तो आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। सुने होंगे आप एक एड, वो जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही एक रूप होता है। उनके अलावा कुछ टैबलेट भी आती है जिसमें इसकी अंश होता है। चलिए, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बढ़ता है तो इस तरह से होती है। तो जो पहला भाग अमाशय का पहला कार्डियक भाग में ये अम्ल पाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करेंगे अमाशय का दूसरा भाग, तो ये होता है हमें अमाशय का दूसरा भाग होता है फुंडिक। क्या होता है दोस्त? फुंडिक। तो फुंडिक में जो है आपको ये फुंडिक, जिसमें फुंडी में देखिए बीच में हमने जो है एक कांटे नुमा रचना पाया जाता है फुंडिक वाले भाग में। ये क्या करती है कि जब भी भोजन यहाँ से HCl में पहला भाग में आने के बाद भोजन जब अमाशय में जब भोजन आती है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़िया से उसका पाचन कर सके, बढ़िया से मिल सके, उसके लिए भोजन को जो है ये ढक के रखता है। ये कांटे नुमा रचना ढक के रखता है। इसको हम लोग रूजी कहेंगे, शैतरूजी इसको कहते हैं। ये कांटे नुमा रचना को क्या कहते हैं? रूजी। ये भोजन को क्या करती है, जो भी भात दाल तरकारी जो भी आप खाए हैं, रोटी सब्जी, सबको उसको रोक के रखता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक उसमें बढ़िया से मिल जाए, उसका पाचन ठीक ढंग से हो सके। इसीलिए उसका जो है ये रूजी उसको भोजन को क्या करती है? रोक के रखती है। और याद रखिएगा अमाशय में जो है भोजन कुल मिला के 4 घंटा रहता है। याद रखिएगा अमाशय में भोजन कुल कितने घंटे? 4 घंटे भोजन इसमें जो है मौजूद होता है, रहता है। और ये रूजी उसको रोक के रखता है। फिर जो है जब भोजन का पाचन का चरण जो है जब पाचन हो जाती है लगभग जितना चाहिए अपेक्षा वो हो जाता है, तब ये भाग से जो है पाइलोर के भाग से भोजन चलाती है अमाशय के सबसे अंतिम भाग, जिसको हम लोग कहेंगे फुंडी के भाग से भोजन आ जाती है कि इसमें कार्डियक का जो है अगला भाग होता है। अमाशय का पहला भाग कार्डियक और ये दूसरा भाग हो जाएगा वो फुंडिक। तो फुंडिक में जो है आपको कांटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। यही जो है भोजन को रोक के रखता है, जिस वजह से जो है अमाशय में अगर बात किया जाए तो पूरा भोजन 4 घंटा रहती है। तो ये फुंडिक जो है उसको रोक के रखता है। जब भोजन का पाचन लगभग हो जाती है तो भोजन जो है आपको फुंडिक से अगला भाग में आ जाती है, अमाशय का अगले भाग, जिसको हम लोग कहेंगे पाइलोरिक। पाइलोरिक में आने के बाद भोजन जो है पाइलोरिक में ही अगला ग्रंथि पाई जाएगी। हम लार ग्रंथि का चर्चा कर लिए थे। ये वाला जो रेड कलर से हमने जो किया है ऊपर में जो परत बनाया है ये है आपको जठर ग्रंथि। क्या है दोस्त? यह है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो है जठर रस का स्राव करता है, जठर रस जो है छोड़ता है, जठर रस का स्राव करती है जो भोजन को पचाने में जो है बहुत ही मददगार होती है।
ठीक है। तो ये जठर रस का स्राव करता है। और याद रखिएगा इसमें जो होती है अमाशय में आने के बाद पहली बार मुख गुहा में पाचन हुआ था किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। और ये अमाशय में आने के बाद भोजन का पाचन होता है किसका, तो प्रोटीन का। याद रखिएगा दोस्त, किसका होता है, प्रोटीन का जो है पाचन होता है। पहला मुख गुहा में हुआ था कार्बोहाइड्रेट का। हमने कहा था 3 ही चीज़ का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। विटामिन, खनिज लवण ये जल सब जो है सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं, उसका पाचन नहीं होता है। ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये बहुत ही सरल पदार्थ पहले से ही सरल पदार्थ में पहले से ही बने रहते हैं, जिस वजह से उसका सीधे अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। तो अमाशय में किसका पाचन होती है, प्रोटीन का। यहाँ पे याद रखिएगा कि एक जो है आपको जैसे रेनिन नामक जो है एंजाइम इसी में अमाशय में ही निकलती है, जिस वजह से उसमें क्या होती है कि दूध में जो मिला हुआ प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। और दूध में जो प्रोटीन रहेगा उसका नाम होता है केसिन प्रोटीन। केसिन नामक प्रोटीन का क्या करता है, वो पाचन करता है। जैसे बच्चा सब जो है आपको, और याद रखिएगा रेनिन जो है वो दूध से दही में बदलता है। जैसे बच्चा अपनी माँ से जब जब बच्चा जो है दूध पीते हैं तो देखिएगा दूध पिया थोड़ा ही देर के बाद अगर वो जो उल्टी करेगा तो वो दही बन के निकलता है। तो इस वजह से जो है ये जो है आपको रेनिन नामक जो होता है एंजाइम, वो जो है आपको क्या करती है, दूध का पाचन करता है, दूध को दही में बदलता है। चलिए, तो अब भोजन जो है पाइलोरिक में आने के बाद यहाँ पे जठर ग्रंथि है। जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करता है, जिससे जो है आपको भोजन को और अत्यधिक पाचन होती है। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि ये वाला भोजन अभी तक जो आया हुआ है, ये मुख में जो लार से सना हुआ भोजन था उसको बोलस कहेंगे। अब बोलस जब यहाँ पे आती है तो ई वाला भाग में जब आ जाता है, यहाँ पे आता है भोजन, अमाशय में आ जाती है। तो अमाशय में आने के बाद जो भोजन का मिलता है, जब पाचन होता है, वो आपको कैम कहलाता है। क्या कहलाता है, कैम। तो ये अब जो भोजन यहाँ से जो अगली भाग में जाएगा वो कैम के रूप में जाएगा। तो भोजन उसमें जो है आपको ये आएंगे, चूँकि इसमें HCl मिला हुआ है उस भोजन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो जो भोजन है वो अम्लीय है। अब जो इसका अगला भाग होता है, आहार नाल का अगला भाग, जिसको हम लोग कहेंगे छोटी आंत। छोटी आंत क्या करती है, छोटी आंत से पहले जो कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, जैसे अग्नाशय। तो बात करेंगे तो अग्नाशय हमने कहा था कि पूरी तरह से जो है भोजन का पाचन यही करता है, सभी तरह से, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का जो पाचन करता है वो करता है अग्नाशय के माध्यम से ही। जो छूटता है एंजाइम उसी के माध्यम से होता है ये। तो उसमें अगर बात कर लेंगे तो बात करेंगे तो यही संपूर्ण रूप से करता है। लेकिन इसका एक वो शर्त है, ये जो भोजन का पाचन करेगा वो क्षारीय प्रकार के भोजन का पाचन करता है, अम्लीय का नहीं। तो चूँकि अमाशय का पहला भाग तो आपको जो है जो कार्डियक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, तो इसमें जो भोजन जो अब है अमाशय में, जो भोजन जो कैम के रूप में है, उसमें तो लगा हुआ है वो जो भोजन है वो है अम्लीय वाला भोजन, तो उसका तो पाचन कर नहीं पाएगा। ये शर्त रखा है कि हम केवल क्षारीय वाला करेंगे। तो उसके लिए देखिए भगवान ने क्या किया है कि इस अग्नाशय से पहले, ये वाला भाग जो अग्नाशय है, इस भाग से पहले जो है एक और भाग दिया हुआ है। एक और भाग जो है इस छोटी आंत से पहले जो है ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको हम लोग इसको कहेंगे पित्ताशय। यह है पित्ताशय। ऊपर वाला भाग हो जाएगा लीवर, जो ट्रायंगल में है लीवर, जिसको यकृत कहेंगे। तो यह क्या करती है, लीवर जो है आपको पित्त का निर्माण करता है और उसको जमा कर देता है पित्ताशय वाली थैली में, और वो क्या होती है, वो होता है क्षारीय। तो जब यहाँ से क्या होते हैं, वो जो है पित्त यहाँ पे आके मिलेंगे, इधर से ये जो भोजन आता है, या अमाशय वाले भाग से जो भोजन आ रहा है वो है अम्लीय, और जब भोजन यहाँ पे आती है तो ये क्या करता है, ये क्षारीय, इसको पित्त रस छोड़ के जब क्या करती है, उस भोजन को क्षारीय कर देता है। और जब ये क्षारीय कर दिया तो अग्नाशय कहा कि अब हम पाचन इसका कर देंगे। अब जो यहाँ पे भोजन आता है तो अग्नाशय क्या करती है, इसमें उस भोजन को जो है अब सभी तरह के एंजाइम, जो तीनों तरह का जो पोषक तत्व का पाचन हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी का जो पाचन हो, उस तरह का एंजाइम छोड़ के उसको संपूर्ण रूप से मिला देता है बढ़िया से। और वो भोजन तब जाती है आहार नाल का अगला भाग, जो अमाशय का जस्ट अगला भाग होती है छोटी आंत। तो छोटी आंत में भोजन जाता है। छोटी आंत में भोजन, यहाँ पे छोटी आंत के पहला भाग, जिसको हम लोग कहेंगे डेडूनम, ये वाला भाग जो होता है पहला भाग वो डेडूनम, इस तरफ का जो भाग हो जाएगा उसको जेजूनम, और अंतिमहा भाग जो होता है वो होता है इलियम। तो आहार नाल के अमाशय की तरह भी ये छोटी आंत भी क्या होता है, 3 तरह का होता है। छोटी आंत भी कई तरह का, इसको मिटा रहे हैं दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे आप। चलिए अब बात कर लेते हैं छोटी आंत का। तो छोटी आंत में जो है आपको अगर बात करेंगे तो ये भी 3 भाग में बटे होते हैं। पहला का नाम है आपको डेडूनम, दूसर का नाम है आपको जेजूनम। उसके अलावा बात करेंगे तो अगला भाग है इलियम।
तो ये जो है अब ऐसा भोजन है जिसमें जो है अमाशय जो है पूरी तरह अग्नाशय एक ऐसा एंजाइम छोड़ा हुआ है जो संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी को जो है पाचन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद छोटी आंत में चूंकि सभी प्रकार के भोजन का पाचन वाला एंजाइम छूट गया है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है पाचन ये समझिए कि लगभग पूर्ण हो जाती है भोजन का पाचन छोटी आंत के तीनों भाग मिला के। उसमें डेडुनम में क्या होती है, यहाँ से जो सटा होता है तो उस भोजन में जो ये एंजाइम छोड़ता है अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम, वो भोजन में बढ़िया से मिले, इसलिए उन्होंने क्या करता है, ये छोटी आंत का ये जो भाग होता है थोड़ा सा मोटा होता है, उंगली नुमा रचना आकार, लेकिन थोड़ा सा मोटा है, भोजन उसमें पसरता है बढ़िया से। तो ये डेडुनम जेजुनम में आते आते भोजन जो है बढ़िया से पसरता है, ताकि वो जो पूर्ण पाचक एंजाइम छूटा हुआ है वो बढ़िया से उसमें लग सके। वो जो है पसर के जो उसमें बढ़िया से मिला दिया जाता है। फिर भोजन जो है आपको इसकी जस्ट अगला वाला भाग में जाती है इलियम में। इलियम में जाने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपको भोजन का जो है अंतिम भाग यहाँ से देखिएगा तो कुछ आंत्र ग्रंथि यहाँ पे छूटती है। जब से हमने कहा था कि कुछ छोटी आंत में 8 ग्रंथियाँ छूटती है, वो 8 ग्रंथि में से कुछ एंजाइम सब छूट के इसका संपूर्ण रूप से पाचन भी करता है और इसी भाग में अवशोषण भी कर लेते हैं। केवल भोजन में से जो है पचा हुआ भोजन का जो होता है, पचा हुआ जो भोजन है उससे पोषक तत्व का अवशोषण भी कर लेता है, पूर्ण पाचन भी करता है। लेकिन अपचा भोजन में जो जल का जो अंश रहता है, जल जो मिला रहता है, उसका ये अवशोषण नहीं करता है, वो अगला कर जाएगा उसमें। तो भोजन अब छोटी आंत के मतलब पहले डेडुनम जेजुनम में भोजन पसारता है बढ़िया से, ताकि इससे पूर्ण पाचक अग्नाशय द्वारा जो पूर्ण पाचक रस छूटा गया है वो बढ़िया से मिल सके। और तब जो है भोजन आके सीधे जेजुनम में इलियम में आता है, ये दोनों में पसरता है। फिर भोजन इकट्ठा होकर आपको क्या आती है, इसमें मिलके यहाँ पे भी कुछ आंत्र ग्रंथि छूटते हैं इसके अंदर, जो और भोजन को बढ़िया से पचा देते हैं। पूर्णतः पाचन आपको लगभग यहीं हो जाता है, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से इलियम में आके। और यहाँ पे आने के बाद जो है अब भोजन जो आगे जाएगा भोजन, वो अपचा भोजन और अपचा में जल का जो अंश रहेगा वो जाएगा। तो यहाँ पे अब छोटी आंत से जो है इलियम की छोटी आंत से इलियम वाला भाग से चालू होता है आपको कौन सा अगला भाग, आहार नाल का सबसे 5वां भाग कह सकते हैं, वो हो जाएगा आपको बड़ी आंत। याद रखिए यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत ये वाली जो भाग है आपको सांप के नुमा आकार का, वो ई वाला भाग, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जॉइंट पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जॉइंट पॉइंट है उसको हम लोग सीकम कहते हैं। और सीकम के पास ही यहाँ पे एक अंग है हमारे शरीर में जिसको हम लोग कहेंगे अपेंडिक्स। क्या कहेंगे? अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स मात्र हमारे शरीर में पूरा अगर बात करें पूरे शरीर में तो मात्र यही एक ऐसा अंग है अपेंडिक्स जिसका जो है अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा है शरीर में। हमारे शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको जो है कहिएगा ये मरा हुआ अंग है। तो मरा हुआ चीज़ को कहा जाता है अवशेष। क्या कहा जाता है? अवशेष कहते हैं। वो लाश जो हम लोग रहेंगे उसको कहेंगे ये अवशेष है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये अंग न होके अपेंडिक्स पहले काम होता था इसका, ये घास फूस पचाने का काम, साग सब्जी घास फूस जो जानवर सब में जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, क्योंकि उसको घास फूस वाला का पाचन करना है। लेकिन मनुष्य में जो है ये पहले काम करती थी, क्योंकि हम लोग आदि मानव के रूप में जो जीवन यापन करते थे, कंड मूल घास फूस जानवर उमर कच्चा मांस सब खाते थे, उसके लिए जो है बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब वर्तमान में जो है इसका कोई काम नहीं रहा, तो केवल ये जो है अवशेष के रूप में है, इसीलिए अब इसको कहा जाता है अवशेषी अंग। तो पूछ देगा मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग कौन होता है, तो वो होता है अपेंडिक्स। कौन सा होता है दोस्त? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग का काम करता है। अब आता है भोजन कहाँ गया? भोजन अब बड़ी आंत में पहुंचता है। कौन सा भोजन? तो अपचा वाला जो भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ वाला जिसको कहेंगे अपचा वाला भोजन। अभी अपचा अपशिष्ट नहीं है, अभी वैसे भोजन जो जिसमें जल घुलित है, जल जो घुला हुआ है वो बड़ी आंत में आएंगे। और बड़ी आंत में जो है वैसा भोजन जो केवल जल का जो अभी तक जो है न तो अवशोषण हुआ है, क्योंकि उसका अवशोषण होगा पाचन तो होगा नहीं, तो वो बड़ी आंत क्या करती है, उस भोजन में से जल का अवशोषण करता है। लेकिन बड़ी आंत का भी कई तरह का प्रकार हो जाता है, उसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए, हाँ तो दोस्त क्या था, ये जो है आपको भोजन जो है छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो गया है, और छोटी आंत के बाद जो है भोजन पहुंचती है बड़ी आंत में, जो आहार नाल का अगला भाग होता है। बड़ी आंत भी जो है कई रूप में जो है बटे होते हैं, जिसको एक टेक्निकल नाम दिया गया है। ये यहाँ से जो छोटी आंत बड़ी आंत का जो जॉइंट पॉइंट है उसको सीकम हम लोग कहते हैं। इसी के पास एक अंग है जिसको हम लोग कहेंगे अपेंडिक्स नामक एक अंग है, जिसको मात्र अवशेषी अंग के रूप में हम लोग देखते हैं उसको।
तो अब भोजन जो है वैसे भोजन जिसमें पानी मिला हुआ है केवल, बाकी सभी पोषक तत्व को जो है छोटी आंत अवशोषित कर लिया है। केवल वैसा भोजन जिसमें केवल पानी का अंश है वो वाला भोजन बड़ी आंत से गुजरता है। बड़ी आंत के कौन कौन से, तो ये बढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए इसको एसेंडिंग कोलोन कहा जाता है। ये वाला जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये वाला भाग जो है जमीन के समांतर है, क्षैतिज रेखा के समांतर है, जमीन के समांतर, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये नीचे की तरफ जो घटते जा रहा है जो है, चूँकि घटते हुए है तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। और तब उसका अंतिम भाग जो होता है ये वाला भाग, जो अगर बात करेंगे डिसेंडिंग कोलोन का सबसे अंतिम भाग, ये भी एक नाम आ जाता है उसका, और ये उसी का भाग हो जाता है। और ये वाला भाग जो हो जाता है जिसको हम लोग मलद्वार कहेंगे। तो यहाँ तक भोजन जो है बड़ी आंत तक आते आते ये मलद्वार से पहले तक भोजन जो है क्या होती है, पूरी तरह से पानी का अवशोषण हो जाता है। और केवल वह अपचा भोजन जो होती है जिसको अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे वही जो है मलद्वार पे आके अटकता है, रुकता है। और बाद में जो है क्या होती है, मलद्वार के माध्यम से जो है आपको शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक और समझना है आपको कि ये भोजन, मनुष्य में जो भोजन का जो पाचन होता है उस चरण का नाम दिया गया है, जिसमें से अगर बात करेंगे तो भोजन जो मुख में डालते हैं, जो भोजन हम भात दाल सान कर जो मुख में लेते हैं, मुख के अंदर जो गया तो वो क्रिया कहलाता है अंतर्ग्रहण। क्या कहलाता है दोस्त, वो कहलाता है अंतर्ग्रहण। दूसरा जो है भोजन अंदर जाने के बाद उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, तो अगला जो चरण होती है भोजन के पाचन का वो होता है पाचन। उसके बाद क्या होती है, भोजन का पाचन होने के बाद जो है अगर बात किया जाए तो वो होता है अवशोषण। उसको सोखा जाता है उसके पोषक तत्व को, तो एक तब होता है उसका अगला भाग क्या, अवशोषण। और तब उसमें से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जिसको हम लोग कहेंगे स्वांगीकरण। क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। और अगर बात करेंगे तो स्वांगीकरण के बाद जो है क्या हो जाती है, भोजन को जो है आगे जाने के बाद स्वांगीकरण के बाद जो है मलद्वार के माध्यम से निकलेंगे तो ये हो जाएगा आपको क्या, जब शरीर से बाहर निकल जाए वो अपशिष्ट पदार्थ, तो उसको कहा जाता है बहिष्कीकरण। तो मनुष्य में जो है आपको मनुष्य में जो भोजन का जो पाचन होता है ये 5 चरणों में। पहले हम लोग भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, मुख में डालते हैं, फिर उसका पाचन होती है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होती है, और तो फिर बहिष्कीकरण। तो शरीर एनस के माध्यम से जब अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसको हम लोग पैखाना वगैरह कहेंगे, वो जो बाहर हो जाती है वो भोजन का ही एक होता है। हम लोग के पाचन के दौरान अपशिष्ट पदार्थ जो था अपचा भोजन वही पैखाना के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग कहेंगे बहिष्कीकरण। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो है आपको अगर बात करेंगे तो मनुष्य का जो पाचन जो काम करती है ये चरणों में होते हुए आहार नाल के भाग से गुजरते हुए तब उसका पाचन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है बढ़िया से जो है समझे होंगे। कई बार आप अगर एक बार में नहीं हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कुछ शॉर्ट आपको बता दिया अंतिम में, काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है ये, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ा हमको। फिर भी आप इतना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।